उस चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो यही हमने ये चैप्टर नंबर 10 में देखो टाइटल भी वही लिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो शुरुआत यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने की थी इसकी। सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बाकी जो साइंटिस्ट है, फाराडेज हो गया, मैक्सवेल हो गया, उन्होंने इसकी जो थियरी है उसको रिलेशनशिप समझा, उसको प्रूव किया। नीचे देखो एक और टाइटल लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा है, स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज में क्या होता है? स्टैटिस्टिक चार्ज में क्या होता है? स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है? रेस्ट चार्ज, बरोबर। वो चार्ज जो रेस्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ क्या लिखा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्टैटिस्टिक चार्ज एक रेस्ट चार्ज है। अब जारी बड़ा चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? राइट डायरेक्शन में, यानी चारों दिशा में। अब एक टेस्ट चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज जो इस चार्ज के करीब में आ रहा है। अब जैसे जैसे ये जो टेस्ट चार्ज है इस रेस्ट चार्ज के करीब आएगा, वैसे वैसे ये जो चार्ज है इस पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स उसके डिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट होगी, और ये जो फोर्स है एक्चुअली इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रेस्ट चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? टेस्ट चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। यानी यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखा है F इज इक्वल टू Q इंटू ए, आई होप ये क्लियर होगा गाइस। क्लियर है मुझे? अब इसको जरा घुमाते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई को ये रहने दो, क्यू को लेफ्ट साइड ले लो, तो ई हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। ठीक है, मैंने इसी इक्वेशन से बनाया है ये इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लिखी है जो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये ट्राई दिस में कुछ एक्टिविटी में भी कुछ चीजें एक्सप्लेन की है, वो देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि किसी सर्किट, एग्जाम्पल सर्किट से समझ रहे हैं हम लोग कि क्या होगा अगर कोई चार्ज मोशन में। यहाँ पे तो हम लोग ने क्या स्टडी की, अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है। मान लो अगर चार्ज मोशन में है तो तब क्या मैग्नेटिक फोर्स बनेगी? अगर कोई चार्ज मोशन में है तो क्या वो मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा वो चार्ज? ये स्टडी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे बैटरी कनेक्ट किया है हम लोगों ने। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए, ये देखो करंट है आई, होते हुए कॉइल, वो जो कॉइल वायर है उसके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो अपना एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, बरोबर, अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। जब कोई चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है तो वो न्यूट्रल करता है, अपने आप को एक्चुअली न्यूट्रल कर रहा है। तो चार्ज का फ्लो कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से गया और नेगेटिव में जाके फिनिश हो गया वो। समझ में आया? तो यहाँ पर तुम लोग जरा ध्यान से देखो, इस वायर में दोनों वायर एक ही है। यहाँ पर जब वायर में जब चार्ज था तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव। यहाँ पर जो चार्ज है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दोनों डायरेक्शन में जो चार्ज है क्या वो सेम है या अपोजिट है? हाँ गाइस, तबस्सुम, दोनों साइड में चार्ज अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट ना? क्योंकि इनके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बनेगी। अगर करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन तुमको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन ये चीज को बता रही है कि कुछ देर के बाद क्या होगा, ये वायर सीधा हो जाएगा और दोनों वायर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज बह रहा है ना, इसी वजह से। दूसरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इधर पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन किया। एक वायर पे जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरों की भी ऐसा सेट किया है कि उसमें भी जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर दोनों चार्ज में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, सेम डायरेक्शन हो, तो चार्ज के बेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करेगी? रिपल करेगी। समझ गए? तो यहाँ पे रिपल्जन हो रहा है, यहाँ पे ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें चार्ज के मोशन के बेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होती है या नहीं होती? होती है। और वो कैसे एक्ट करेगी वो निर्भर करता है चार्ज का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। ये हमें समझ में आ गया, करेक्ट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, उसी उसको भी देख लेते हैं। जब किसी मैग्नेटिक कंपास, देखो यहाँ पे पहले हम लोग एक 2 टर्मिनल बनाते हैं और ये वायर लगाते हैं। इस वायर को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है? बैटरी लगा दी है मैंने। तो इसमें क्या होगा, इस टर्मिनल में करंट जाएगा। इसके पास कंपास लगा दी, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या किया, कंपास लगा दिया। अब ज़ाहिर बात है जब करंट इसमें से फ्लो होगा तो ये जो कंपास है डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है? अब देखो ये तो हमें पहले से ही पता है। तो बोलेंगे सर आपने नया क्या बताया इधर? तो यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आई होप सभी को राइट हैंड रूल पता होगा। राइट हैंड रूल बोल के मैं लेफ्ट हैंड बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली राइट हैंड रूल है। इसको एक्चुअली सीधा हाथ नहीं, सीधा ही बनाए, बरोबर ना? तो ये रूल क्या बोलता है कि मान लो आपका ये जो थंब है, ये जो थंब है आपका करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, और ये जो कर्व फिंगर है, कर्व फिंगर, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। तो कर्व फिंगर से मुझे पता चला है कि डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज क्या जानी, कि अगर कोई करंट आप किस तरह से किसी चीज में फ्लो करा रहे हो, उस बेस पर उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो एक सीधा वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एफएम लिख दो। मान लो एक वायर है उसमें डाउनवर्ड करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ में आया? तो डायरेक्शन निर्भर करता है, करंट का डायरेक्शन से निर्भर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉक। अरे वाह, डायग्राम इधर था, फिजर में बनाया है ना? तो यहाँ पे तुम लोग अच्छे से डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे कुछ सिंबल भी है जो याद रखना है। अगर कभी भी सिंबल ऐसा बना, ऐसा क्रॉस, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड बन रही है, या चार्ज आपका इनवर्ड जा रहा है, ठीक है? और अगर ऐसा डॉट सिंबल बनेगा तो समझ जाने का कि जो जो भी चीज़ है, चार्ज वगैरह जो भी है, वो आउटवर्ड है, कहाँ है, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ तो क्रॉस सिंबल बनाते हैं, और बाहर की तरफ रहेगा तो डॉट सिंबल बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे पहली एग्जांपल तो राइट हैंड रूल की है, और ये जो दूसरी एग्जांपल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को रिप्रेजेंट करी, जो कि बहुत जरूरी है। तो इसको ज़रा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे पहला वायर में क्या देख रहे हैं हम लोग, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट? और सेकंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि करंट अगर ऊपर की तरफ जाता है, जो कि सही बात है, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये जो v है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगर कोई करंट की डायरेक्शन ऊपर हो और उसकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऑब्वियसली नीचे होगी, तो उस वक्त उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन पे लगेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, करंट और वेलोसिटी। और जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज क्या है, बी, वी भी अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर फोर्स भी सब परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बरोबर के नहीं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके सब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, ठीक है? तो यहाँ पे डायग्राम क्लियर है सभी को, क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पर? अब हम लोग नीचे आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहा है ये, वकास है क्या? हाँ, इसको तुम म्यूट ही कर दो, वो बंदा। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं उसी ऊपर के डायग्राम को ही कंटिन्यू करूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल 3 फोर्स लग रही है करंट के। अगर मेरे को मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम में देख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है
वो 3 चीज़ों पे निर्भर करेगी। देखो मैग्नेटिक फोर्स कब बनेगी? जब किसी वायर में से चार्ज फ्लो होगा, बरोबर? और चार्ज फ्लो होने पे इसमें मैग्नेट की स्ट्रेंथ आएगी और मैग्नेटिक फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगी, बरोबर? तो क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फोर्स कब बनेगी? जब किसी वायर में से चार्ज फ्लो होगा। तो v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज है और जो b क्या है? मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज फ्लो होगा तो मैग्नेट की फील्ड बनेगी। अब यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज ऑफ करंट, वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर है। अगर दो चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वी। यहाँ बाहर हमने माइनस ई क्यों लिया है? माइनस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि करंट तो ऊपर की डायरेक्शन में बह रहा है। तो ये जो नीचे जो वी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और हमें पता है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस ई लिखा हुआ है, जो कि ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो मैं चाहूँ तो माइनस ई की जगह सिर्फ क्यू भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस ई की जगह पर क्यू लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ना अगर मेरे को देखो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही, जब किसी वायर में से करंट जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनती है। तो अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करना है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी इक्वेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा प्लस करके शो कर दो। गलत क्या है? अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स जब बनती है ना तो उस चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा, इस Q से E को और V इंटू बी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर Q इंटू वी ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को। तो मैं एफ ई ले लूंगा। एफ ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। और क्यू वी क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर ये जो एफ है ये नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस नेट फोर्स को क्या बोलते हैं? इस नेट फोर्स को लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। समझ में आया? तो लॉरेंस फोर्स क्या होती है? टोटल होती किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कब बनेगी? जब किसी वायर में से करंट जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक स्पीड में, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। ठीक है। नीचे से केसेस देखते हैं। पहला केस में क्या लिखा हुआ है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस अगर v और b मान लो बराबर हो जाए। अब मेरे पास पहले से फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या रहती है मैग्नेटिक फोर्स का? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। क्रॉस है और वेक्टर का साइन। अब वेक्टर में तुम लोग ने रूल पढ़ा होगा, अगर दो चीज बराबर है, यानी मैं इस बी की जगह पर वी भी ले सकता हूँ। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पर वी ले लेता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है ना। मुझे वेक्टर की रूल पता है, अगर दो चीज सेम होगी, दो चीज सेम होगी तो उनका वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे मुझे पूरे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर आपके वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम हो गई, उस वक्त आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी ही नहीं। उस वक्त आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर है? सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि मान लो कि आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज जीरो। वेलोसिटी ऑफ चार्ज का जीरो होने का मतलब क्या है? कि आपके वायर में से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। अगर वायर में से करंट फ्लो नहीं होगा तो उस वक्त भी आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगी? जीरो की, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी हो। अगर चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है तो उसमें कैसे बन सकती है मैग्नेटिक फोर्स? उस वक्त भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है सभी को कंडीशन? गाइस क्लियर है? तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग ने देख ली। अच्छा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से, एक मिनट, ओके एक मिनट, हाँ, continue करते हैं हम लोग। अभी आगे के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाली जो चार्ज फोर्स होती है, जो चार्ज फोर्स हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो चार्ज फोर्स है, या चार्ज फोर्स है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो डिपेंड होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जो भी कितना चार्ज ऑफ फोर्स जा रहा है उस हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितनी क्वांटिटी में चार्ज जा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है।
जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा फोर्स। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से निर्भर करता है, वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे निर्भर करती है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पे निर्भर करती है, या मैग्नेटिक फोर्स किस पे निर्भर करती है? तो मैं लूंगा मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे निर्भर करती है, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर भी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी। ठीक है, जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूँ तो मुझे वेक्टर याद आ रहा है। वेक्टर में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? वेक्टर P इंटू वेक्टर Q का डेफिनेशन ही था P क्रॉस Q साइन थीटा, यही कुछ पढ़ा था ना, यही डेफिनेशन था क्रॉस का। तो अगर हम बार बार ये क्रॉस ले रहे हैं तो उसको अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये यूज करने वाले हैं हम लोग आगे। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को फ्लेमिंग का जो रूल्स है वो समझना पड़ेगा। तो कि यहाँ पे फ्लेमिंग के रूल दिखाए, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पर जो है ये थंब है, ठीक है, ये आपकी फिंगर है, ठीक है, और ये वाली जो फिंगर है ये मिडल फिंगर है, यहाँ पर दिखाइए, ठीक है, और नीचे ये बाकी जो रिमेनिंग हमारी फिंगर वो है। तो अगर ये थंब पे ध्यान दो, थंब क्या बताता है? थंब एक्चुअली आपके टोटल फोर्स को बताता है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये किसको दिखा रहा है? ये आपके करंट को दिखाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये किसको दिखाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मिडल फिंगर किसको दिखा रही है? मिडल फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और ये जो है ये करंट है, करंट में क्या हम लोग दिखाते हैं? वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ करंट, करेक्ट, यानी करंट के डायरेक्शन को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ करंट। अब ये V और B पर इसका जो फोर्स है, उस उसका जो भी टोटल रहेगा, इसके टोटल को हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर। जो थंब है वो इन दोनों के टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगता है? थंब पे लगता है। समझ गए? अगर ज़्यादा ध्यान दो तो हम लोग देख सकते हैं कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, करेक्ट ना? इसी को सिंपली यहाँ पे शो किया गया। ये V इंटू बी क्या टोटल फोर्स को बता रहा है। अब दूसरा चीज, ये एरो क्या बता रहा है? कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो भी फोर्स का डायरेक्शन हो हमेशा चार्ज की तरफ ही रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये वाला डायग्राम क्लियर है? अब देखो मेरे को V क्रॉस B तो मिल गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, करेक्ट। अब V क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी वो कैसे मैं निकालूंगा? तो मैंने अभी अभी बताया मैं वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। वेक्टर में क्या होता है? V क्रॉस वेक्टर B, V क्रॉस B साइन थीटा, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। तो यहाँ पर V इंटू बी साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ऐसे में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? V क्रॉस B मिलेगी, करेक्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल भी क्लियर है? आगे बढ़े गाइस। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमारे पास पहले से फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, क्या है वो? F इज इक्वल टू क्यू V इंटू बी इंटू एन। अब बोलेंगे सर ये एन कहाँ से है? तो एन सिर्फ यूनिट वेक्टर है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं यहाँ पर V इंटू क्रॉस बी की जगह पे साइन थीटा ले सकता हूँ कि? मैंने अभी अभी बताया तुमको, ये वेक्टर का फॉर्मूला लिया है, V इंटू बी क्रॉस बी हो जाएगा V क्रॉस बी साइन थीटा। पर साइन थीटा यहाँ से हट भी जाएगा क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि जो साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी बी हो जाएगा। एन हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन को बता रहा है। तो अभी मैं वेक्टर को शो ही नहीं कर रहा हूँ, इधर स्केलर प्रोडक्ट शो कर रहा हूँ। अब इसको रीअरेंज करते हैं, बी को इधर ही रहने दो, वी और क्यू को लेफ्ट साइड लो, तो तुम्हें देखो ये इक्वेशन ही मिलेगी, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इंटू वी। तो ये इक्वेशन बनी मैग्नेट की स्ट्रेंथ की या मैग्नेटिक इंडक्शन की, एफ अपन क्यू बी। इसकी यूनिट क्या होगी? तो इक्वेशन को देख के देखो यूनिट बनाया, न्यूटन सेकेंड पर कूलम्स पर मीटर। डायमेंशन यूनिट के बेस पे ही डायमेंशन बनती है। डायमेंशन क्या है इसकी? ऊपर ही लिखी है क्या? अच्छा यही डायमेंशन एफ अपन क्यू बी लिखा है, डायमेंशन शो नहीं किया बुक में। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट है टेस्ला। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। गॉस की कोई भी यूनिट नहीं होती है ऐसा यूनिट, बट इसको एज अ कॉन्वीनियंट यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने
क्या समझ लिया, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, करेक्ट। लॉरेंस फोर्स क्या होती है वो भी एक उसी के साथ साथ क्लियर कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो साइक्लोट्रॉन मोशन है ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं है एग्जाम में, रिड्यूस किया गया पोर्शन में, तो साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ने का, तो साइक्लोट्रॉन तो नहीं है, 10.3 नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस किया गया। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे दूसरा क्या है, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेशन, ये भी नहीं है, इसे भी स्टडी नहीं करना है, ये 10.3 की स्टडी नहीं करना है। हेलिकल मोशन भी नहीं करना है, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। राइट साइड में 10.5 दिखाई दे रहा होगा, इसकी स्टडी करना है। क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट, यानी मुझे क्या देखना है, एक वायर है, इस वायर पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स बनेगी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स को एफएम लिखते हैं हम लोग, है ना, तो वो सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लॉरेंस फोर्स की स्टडी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग दो केसेस देखेंगे, पहला हम लोग सीधा वायर देखेंगे, दूसरा रैंडम ऐसा आड़ा टेढ़ा कैसा वायर देखेंगे, और दोनों में चेक करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फोर्स बन रही। तो पहले स्ट्रेट वायर लेते हैं, स्ट्रेट वायर लेंगे तो कोई नया फिनोमिना तो काम करेगा नहीं, काफी हद तक सेम जाएगा। अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, चलो ये देखो, ये मान लो एक मोटा सा ये जो दिखाया है ना आपको, ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर में से करंट कौन से डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, ओके। अगर ये लेफ्ट साइड में जा रही तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट, चार्ज के अपोजिट बहता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन करें इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, वो उल्टा बहता है, ठीक है। अब ये जो तुमको डॉट दिख रहे, ये डॉट ये बता रहा है कि आउटवर्ड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो आउटवर्ड है, कहाँ पे, बाहर की तरफ। मैंने बताया ना, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ और डॉट मतलब बाहर की तरफ। दूसरा मैंने एक और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल भी बताया था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आपका करंट का डायरेक्शन, फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, ये थंब है, ठीक है, ये फिंगर है, फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताती है। और जो मिडल फिंगर होती है, देखो ये मिडल फिंगर मैंने बनाई है, ये किसको बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बन रही है उसको बताती है। ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो रहता है ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी टोटल फोर्स रहती है कि टोटल फोर्स कहाँ पे लग रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये इसी डायग्राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल फोर्स अप डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। देखो फिंगर में भी पता चल रहा है कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है ना। यहाँ पर राइट में क्यों दिखाया, तो ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का दिखाया है। देखो करंट पॉजिटिव चार्ज का ही अपोजिट इलेक्ट्रॉन होता है, बरोबर कि नहीं। चलो डायग्राम क्लियर है, आई होप सभी को होगा। हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे वी पर डी लिखा हुआ है, डी क्यों लिखा है, डी का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे क्यों आया, तो अगर कोई भी वेलोसिटी डिस्टेंस के बेस पर, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कर है, पूरे हिस्से में नहीं हो रही है, ये तो कुछ हिस्सा छूट गया है। तो जितने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है उतने हिस्से के डिस्टेंस को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट ना। तो कितने डिस्टेंस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको बेस पर ये वर्ड आया है। सेकंड, नीचे क्या आ गया, आई एल अपन वी डी, अरे ये कहाँ से आ गया, आई एल अपन वी डी कैसे बन गया, तो ये ऊपर से बना है, देखो ऊपर का ये हिस्सा तो मैं बताना भूल ही गया। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इज नथिंग क्यू इज इक्वल टू आई टी, करेक्ट। नेक्स्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वो वेलोसिटी जो डिस्टेंस के बेस पर बदल रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट, यही है ना। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, लेंथ से रिप्रेजेंट किया है, टाइम तो एज इट इज है। अब लेंथ को इधर ही अभी क्या करता हूँ, लेंथ को नहीं, टाइम और वी को इंटरचेंज करो, तो टाइम इधर ले लो तो ये हो जाएगा एल अपन वी डी। अब ये जो ऊपर की चार की इक्वेशन है ना चार्ज की, इसमें टाइम की जगह पे हम क्या डाल देंगे, एल इंटू एल अपन वी डाल देंगे। आई होप समझ में आएगा ये एल अपन वी कैसा है, ये चार्ज की इक्वेशन याद रखो, क्योंकि इक्वेशन हमें क्या मिल रही है, आई इंटू एल अपन वी डी। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन तो पहले से, इसमें ये जो चार्ज है इसकी जगह मैं क्या ले लूंगा, आई इंटू एल अपॉन वी डी। इसके अंदर भी वी डी है तो ये वी और ये वी कट गया, क्या मिलेगा, आई एल बी साइन थीटा,
यहाँ पर साइन थीटा पे 90 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा बी और वी जो भी होते हैं वो सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। इसी वजह से साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये भी गायब हो गया। तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगी एक स्ट्रेट वायर की, Fm इज इक्वल टू आई एल बी। यहाँ पे n क्या है, यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, किसका, स्ट्रेट वायर का। अगर वायर स्ट्रेट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नीचे से केसेस दिए हैं, वो केस यहाँ पे ऐसा केस लिख दो। क्या हो अगर आपका जो बी है वो वायर के परपेंडिकुलर ना हो, तो अगर बी वायर के परपेंडिकुलर नहीं है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू आई वेक्टर एल इंटू वेक्टर बी। कि बी वायर के परपेंडिकुलर नहीं है, करेक्ट, वायर के तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे में हम लोग इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करके शो करेंगे बस। देखो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वेक्टर शो करेंगे, कुछ नहीं। नीचे वाले केस में क्या लिखा है, आर्बिट्रेरी शेप। अब मेरे को मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, पर शेप कैसे दिया हुआ है, रैंडम शेप है, मतलब जो वायर है वो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी दिया है, और बोला है चलो इसका निकाल के दिखाओ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो तुम लोग को दिख रहा है एकदम अर्थवर्म की तरह तुमको एक वायर दिखाई दे रहा होगा यहाँ। इस अर्थवर्म टाइप का जो वायर है, इसका जो लेंथ है, अब जारी बात है लेंथ तो मैं उसको सीधा करके निकाल नहीं सकता, टेढ़ा मेढ़ा है, तो ऐसे में एक छोटा सा हिस्सा लूंगा जो सीधा है, उसकी लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डीएल से। अब सवाल है कि डीएल से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरे छोटी सी लेंथ है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोटे 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 हिस्से में टुकड़े कर करके इसकी लेंथ पता करेंगे। जो पहले क्या करते हैं, एक लेंथ पता करते हैं, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे हिस्से के कर्व हिस्से को जब सम अप करते हैं ना, तो इनको सम अप करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग पता कर लेंगे इसकी पूरी लेंथ के बेस मैग्नेटिक फोर्स। अब जाहिर बात है यहाँ पे मैं छोटी लेंथ का पहले पता करता हूँ, अगर छोटी लेंथ रहता हूँ तो छोटी मैग्नेटिक फोर्स होगी आई डी एल इंटू बी। ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये तो पिछले से ही आया है, जरा देखो पीछे ही लिखा था आई एल बी साइन थीटा, वहीं से फॉर्मूला आया। साइन थीटा क्यों नहीं लिया है, अरे सब परपेंडिकुलर है, दैट इज व्हाई वी डोंट नीड। अब ये तो एक वायर की लेंथ का है, मुझे तो पूरे वायर की लेंथ चाहिए, यानी टोटल लेंथ निकालनी है, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा। करंट कॉमन है पूरे वायर में, इसलिए आउट करो, जो चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन में नहीं डाल सकते उसे, तो इंटीग्रेशन डीएल इंटू बी हो जाएगा क्रॉस बी। क्लियर है यहाँ तक सभी को गाइस? अब यहाँ पर क्या बोला, जो बी है वो यूनिफॉर्म है ओवर द वॉल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जैसी है पूरे वायर में, तो उसको भी आउट करो। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा, डीएल। डीएल को इंटीग्रेशन में इसलिए डाला है क्योंकि लेंथ बदलते जा रही है, लेंथ हर जगह की पूरी एड अप करना है ना, जीरो से पूरी लेंथ पे जाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग अगर कोई आर्बिट्रेटरी शेप रैंडम शेप का कोई वायर दिया है तो उसकी भी मैग्नेटिक फोर्स इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। क्लियर है, इजी है कॉन्सेप्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा सबको, आई एल बी, एक नया फॉर्मूला भी है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और केस देख रहे हैं। इस केस के अंदर क्या देख रहे हैं कि आप क्या करो, वायर को ऐसा गोल गोल करके ज्वाइन कर दो। अब प्रॉब्लम है कि आपने गोल करके इसको क्लोज सर्किट बना दिया ज्वाइन करके वायर को। अब ज्वाइन करने पर भी आपको इसके टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि सीधा तो है नहीं। टुकड़े करने पे मुझे मिलेगा एफ मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग आई डी एल एल बी। डीएल मैंने क्यों लिया, मेरे को छोटा लेंथ लेना पड़ा ना। और दूसरा, इंटीग्रेशन में तुमको सर्कल का सिंबल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने जो आपका जो वायर वो क्लोज सर्किट जब भी रहता है ना, तो इंटीग्रेशन में ऐसा सर्कल दिखा देगा। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है कि आपका लूप या कॉइल फॉर्म का सर्किट है। ठीक है, वायर का आपने कॉइल या लूप बना दी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऐसे क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट सेम ही जा रहा है, नीचे से कुछ चेंजेस आ रहा है। नीचे चेंज क्यों आ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि हर एक ये क्लोज सर्किट है, तो हर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है वो सेम बनेगी। अगर हर एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड सेम बनती है तो मैं बोल सकता हूँ हर डायरेक्शन, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड हो वो सेंटर में बनेगी, यानी टोटल जो रहेगा वो सेंटर होगा उसका। बोले का मतलब क्या है कि किसी भी क्लोज सर्किट का जो वेक्टर सम होता है वो जीरो होता है। देखो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी चाह पूरे डायरेक्शन में, उसका पूरा असर सेंटर में ही दिखेगा। और हमें पता है सेंटर की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अगर मैं पिक्चर से एग्जांपल तो तुमने कुछ फ्लैश आपने देखा होगा, फ्लैश मूवी
तो फ्लैश में क्या होता है, ऐसा जो फ्लैश होता है वैसे से गोल गोल घूमता रहता है विलन के आसपास। तो गोल गोल घूमने में बीच में से एनर्जी बाहर जाती है, ऐसा ज़्ज़ करके ऐसे ही दिखाता है ना पिक्चरों में। तो ये क्या जाहिर करता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में बनाओगे तो उसका जो भी पावर है वो सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि अगर कोई क्लोज सर्किट, अगर मैग्नेटिक फील्ड चारों कॉर्नर में, तो उसका जो भी करंट है या जो भी चीज़ मैग्नेटिक फोर्स है वो आपको सेंटर में दिखाई देगा। और सेंटर की वैल्यू का मैथ्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से। अगर बी जीरो होता है तो आपकी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में आपकी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में आया? कोई का डाउट है यहाँ तक? गाइस, मुसार, तबस्सुम, क्लियर है सभी को? अभी लेस देन 2 मिनट बाकी है, तो हम लोग को यही लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर अपना कब स्टार्ट होएगा? 10:45 को। वैसे देखा जाए तो स्टिल टाइम है, फिर भी गैप कर देते हैं। 10:45 से हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इसके बाद हम लोग? टॉर्क। टॉर्क देखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बेसिक है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टॉर्क का मतलब क्या होता है? ऐसी फोर्स जिससे रोटेशन, ठीक है? तो 10:45 को वापस से आप लोग को ज्वाइन करना है लेक्चर को।